आज का हमारा चैप्टर है 18, जिसका नाम है ध्वनि और संचार। आपको तो पता ही है, अपने दैनिक जीवन में हम परस्पर वार्तालाप करते हैं, जैसे कि पक्षियों की चहचहाट, वाहनों का शोरगुल या बिल्ली की म्याऊं म्याऊं आदि। हम अपने चारों तरफ की विधियों के स्वरों की विभिन्न प्रबलताओं की ध्वनि हैं। वास्तव में प्रिय, हम किसी व्यक्ति को सिर्फ उसकी आवाज़ से ही पहचान लेते हैं। और तो और एक शिशु भी बगैर शब्दों के सिर्फ ध्वनि के माध्यम से ही संवाद करता है। अक्सर हम अपने जो भाव है या हम कोई चीज़ बोलना चाहते हैं, या तो हम उसको बोल कर लिखेंगे, बोल के बताएंगे, या उसे लिख कर बताएंगे। अक्सर यह हमारी आवाज़ ही है जिसके द्वारा हम ज़्यादातर सीधे या फ़ोन पर बातचीत करते हैं। यहाँ तक कि अनपढ़ व्यक्ति भी बात कर सकते हैं। वैसे तो संवाद करने में सबसे ज़्यादा उपयोग सीधा वार्तालाप का होता है, पर प्रौद्योगिक उस पे हम कई तरीकों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि फ़ोन, रेडियो, टेलीविज़न, भाषा संदेश, जैसे कि हम एसएमएस भेज रहे हैं, इंटरनेट भी उपलब्ध कराए गए हैं। सीधी बातचीत तथा फ़ोन पर उपग्रहों द्वारा बातचीत करने के लिए हम कौन सी तरंगें यूज़ करती हैं? हम ध्वनि तरंगों का इस्तेमाल करते हैं। पर अगर हम किसी भी क्या कहते हैं, रेडियो का या दूरभाष का इसका इस्तेमाल करते हैं, तो इसमें हमारी विद्युत चुम्बकीय तरंगों का इस्तेमाल होता है। विद्युत चुम्बकीय तरंगों का इस्तेमाल होता है। ये जो टॉपिक है यहाँ पे, ये थोड़ा सा इसका टेक्निकल प्रॉब्लम है कि इसकी पीडीएफ में ऐसी ही अवेलेबल है, पर यहाँ पे ये है हमारा तरंग, तरंग के गुणधर्म और प्रकृति। तो आइए हम तरंग के गुण, धर्म और प्रकृति के बारे में बताते हैं। ध्वनि जो है वो किसका परिणाम है? एक कंपन का परिणाम होता है। तो स्रोतों के द्वारा कंपन पैदा किए जाते हैं, तो तरंगों के रूप के माध्यम में गति करते हुए आखिरकार कण पलट द्वारा हमें ध्वनि का बोध कराते हैं। मतलब कोई भी ध्वनि हो, अगर किसी उसमें ये सारे जो कण हैं हमारे वातावरण में ये रखे हुए हैं, तो ध्वनि जैसे हमारी यहाँ से आवाज़ निकलनी शुरू हुई है, तो क्या होगा कि ये हमारी प्रकृति में एक, क्या कहते हैं, कंपन पैदा करेगा, और कंपन से ये जो कण हैं वो इस तरह से आगे पीछे जाएंगे, और जिसकी वजह से जो दूसरा आदमी है उसको क्या सुनाई देगी? ध्वनि सुनाई देगी। तो ध्वनि किसका परिणाम है? कंपन का परिणाम है। जो ध्वनि होती है वो एक यांत्रिक रूप का है। ध्वनि क्या है? एक यांत्रिक रूप है। तो यांत्रिक रूप को हमें एक माध्यम, उसके संचरण के लिए एक माध्यम की ज़रूरत पड़ती है, और इस प्रकार से जो भी तरंग है उसको एक माध्यम चाहिए होता है। इसीलिए अगर हम चांद पे जाएं, तो चांद पे भी वहाँ पे ध्वनि का संचरण नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पे क्या नहीं है? माध्यम नहीं है। तो हमने ये कहा है कि हमने बोला हुआ सुना जाए, परंतु हमारे लिए जानना आश्चर्यचकित है कि बिना कुछ चीज़ों की मदद से हम चांद पर इस प्रकार बातचीत नहीं कर सकते हैं जैसे हम यहाँ पर बात करते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि चांद पर वायु नहीं होती है, जबकि ध्वनि को संचरण के लिए क्या चाहिए? माध्यम की आवश्यकता होती है। इसके विपरीत सुदूर अंतरिक्ष, मतलब दूर अंतरिक्ष में सितारे या कृत्रिम उपग्रह हैं, से हम विद्युत चुम्बकीय तरंग प्राप्त कर पाते हैं, क्योंकि विद्युत चुम्बकीय तरंगों के संचरण के लिए हमें माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। अब उसके बाद आता है तरंग आवर्त गति करती हैं। ऐसी गति जो कि निश्चित समय के बाद अपने आप को बार बार दोहराती है, और यह ऊर्जा का परिवहन भी करती है। कैसे? देखिए, ये जो है तरंग, तो ये क्या करती है? इस तरह से गति करती है कि अपने आप को क्या करती है, एक समय पे आने के बाद दोबारा से ये वाली चीज़ जो है फिर दोबारा रिपीट हुई है,
फिर दोबारा रिपीट हुए। तो इस तरह से ये क्या करती है, अपने आप को निश्चित समय के बाद बार बार दोहराती है। ठीक है, आइए उसके बाद पढ़ते हैं हम लोग तरंगों का निरूपण। तरंगे जो होती है हमारी इसी तरह से होती हैं। उसमें क्या होता है, उसमें क्या होता है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे यहाँ पे आयाम। आयाम क्या होता है, आयाम, आयाम, आयाम क्या होता है कि जो हमारी तरंग की ऊंचाई होती है उसको बोलते हैं आयाम। मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की जो ऊंचाई है, ये देखा है आपने, निशान देख रहे हो इधर, तो ये जो निशान है ये किसका है, आयाम का है, जो कि तरंग की ऊंचाई को बताता है। उसके बाद आता है हमारा तरंग दैर्घ्य। क्या आता है, हम उसको तरंग धैर्य। तरंग धैर्य किसको कहते हैं हम, तरंग धैर्य क्या होता है, यहाँ से क्या कहते हैं, ये जो है हमारी यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी होती है दोनों के बीच में, इसको बोलते हैं तरंग। तो हम कह सकते हैं कि दो कर्मागत श्रृंगो, श्रृंगो होती है ये वाली, और इसके मतलब यहाँ से लेके ये और यहाँ से लेके ये ऊपर, दो क्रमागत श्रृंगों या गर्तों के बीच की दूरी। वैसे तो हम बोलते हैं, वैसे हमारी एक तरंग पूरी जो होती है वो कैसी होती है, वो इस तरह से पूरी होती है, जिसमें ये क्या होता है, हमारा श्रृंग होता है, ठीक है, और ये होता है हमारा गर्त। ठीक है, तो मैंने क्या बोला हुआ है, ये जो लगातार चल रहे हैं श्रृंग और ये जो है गर्त, इन दोनों के बीच की दूरी जो है उसको क्या बोलते हैं, हम लोग तरंग दैर्घ्य बोलते हैं। पर हम इसको यहाँ पे इस तरह से इसलिए रिप्रेजेंट कर रहे हैं क्योंकि ये वाला पार्ट और ये वाला जो पार्ट है मिलके क्या बन जाएगा, एक पूरी तरंग इस तरह से कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें क्या बोला गया है, तो इसमें बोला गया है दो कर्मागत श्रृंगों और गर्तों के बीच की दूरी को क्या बोला गया है, तरंग लंबाई कहते हैं। और लंबाई का एसआई मात्रक क्या है, हमारा एसआई मात्रक है मीटर। क्या है, मीटर। और इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, हम लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अनुदैर्घ्य तरंगों के लिए यह दूरी दो कर्मागत संपीड़ों और विरलों के बीच की नापी है। मतलब अनुदैर्घ्य क्या होता है, इस तरह से होती है, ये तो होता है संपीड़ों, संपीड़ों होता है क्या कहते हैं, जो पास पास होती हैं, और विरलो क्या होता है, इस तरह से। मतलब क्या है कि जो कण है वो कैसे गति करते हैं, पहले तो ये दो कण पास में आएंगे, फिर क्या हो जाएंगे, ये दूर दूर हो जाएंगे। तो इसकी तरह क्या बोला हुआ है, संपीड़ो मतलब पास पास आ गए हैं कण, और क्या कहते हैं, विरलो क्या होता है, जो कि दूर दूर चले गए हों। ठीक है, उसके बाद आता है आवर्तकाल। क्या आता है, आवर्तकाल, आवर्तकाल। आवर्तकाल को क्या कहते हैं, आवर्तकाल को हम कहते हैं कि एक पूर्ण तरंग को दिए गए बिंदु से होकर गुजरने में लगने वाला समय को क्या बोलते हैं, हम लोग आवर्तकाल बोलते हैं। और इसको किस में नापा जाता है, सेकंड में। मतलब मान लो मैंने एक बिंदु लगाया यहाँ पे, ठीक है, और ये जो पूर्ण ये वाली जो हमारी तरंग है, ये जब इस बिंदु से होके गुजर जाएगी, मतलब मान लो कि यहाँ से ऐसे गुजर के ये वाले बिंदु से ये जो तरंग है ये ऐसे पूरी गुजर जाएगी, तो उस समय को क्या बोलते हैं हम लोग, आवर्तकाल। जो समय लगा हुआ है इसी बिंदु से पूरी तरंग को जाने में, उसको क्या बोलते हैं हम, आवर्तकाल बोलते हैं। और इसको किस में नापा जाता है, इसको सेकंड में नापा जाता है। अब आवर्तकाल से बनता है हमारा आवर्ती। ठीक है, क्या बनता है, आवर्ती। आवर्ती क्या होता है, आवर्ती होती है कि मान लो कि इस बिंदु से, ये जो बिंदु है, इस बिंदु से एक सेकंड में, कितने, एक सेकंड में ये जो पूरी तरंग है, ये मतलब ऐसी पूरी पूरी तरंगे एक सेकंड में इस बिंदु से कितनी निकल के जाएगी। मतलब मान लो कि एक सेकंड में 4 इस तरह की जो हमारी तरंग है वो निकल गई है, तो इसका आवर्त क्या हो जाएगा हमारा, क्या कहते हैं, एक सेकंड में जो भी गुजरेगा वो इसका क्या हो जाएगा, आवर्त हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, ये इसका
आवर्त हो जाएगा। तो आवर्त को नापने के लिए देखिए यहाँ पे इसकी डेफिनेशन भी है, दिए गए बिंदु से होकर 1 सेकंड में गुजरने वाली पूर्ण तरंगों की संख्या क्या होती है, आवर्त। और किस में नापते हैं हम इसको, हर्ट्ज में नापते हैं। उसके बाद आता है हमारा चाल व वेग। तो तरंग विक्षोभ द्वारा 1 सेकंड में चली गई दूरी तरंग चाल होती है। तो तरंग चाल क्या होती है कि जो एक तरंग है वो 1 सेकंड में कितना चली है, कितनी दूरी चली है, वो क्या होगा, हमारा तरंग चाल होगा। तो हम इसको किस में नापेंगे, मीटर पर सेकंड में नापे जाएंगे। चाल कैसी राशि होती है, आदिश राशि होती है। और वेग कैसी राशि होती है, सदिश राशि होती है। ये चीज भी आपको याद रखना होगा, ठीक है। अब आते हैं हम इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक पे। एक और चीज बतानी थी, जो हमारा क्या कहते हैं आवर्त काल और चाल और वेग या आवर्ती। तो हम बोल सकते हैं कि जो हमारा आवर्ती था, क्या कहते हैं, जिसे हम आवर्त काल बोल रहे थे, उसको हम टी से डिनोट कर देते हैं। वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था किसके, प्रतिलोम था किसका, 1/, आवर्ती का। ये आवर्ती है, ये जो है ये क्या है, हमारा आवर्ती, ठीक है। तो अब हमारा चाल और वेग का हमारा क्या होगा फॉर्मूला, वो कैसे डिराइव करेंगे हम, वो कैसे डिराइव करेंगे, हमें पता है कि चाल का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, चाल इज इक्वल टू दूरी बटे में समय, ठीक है। क्या है हमारा, चाल इज इक्वल टू दूरी बटे में समय। अब दूरी को हम क्या बोलते हैं, तरंग दैर्घ्य, और तरंग दैर्घ्य को हम किसे डिनोट कर रहे थे, लैम्डा से। बटे में क्या आ जाएगा हमारा, टी। क्या आ जाएगा हमारा, टी। पर अभी हमने पढ़ा था जो टी था वो किसके इक्वल था, 1/n के, आवर्त के। तो अब मैं यहाँ पे टी की वैल्यू डाल दूंगी इधर। तो जब डालूंगी तो क्या बन जाएगा हमारा, लैम्डा बटे में 1/n, 1/n, n, ठीक है। अब ये n कहाँ चला जाएगा, ऊपर। तो क्या बन जाएगा, लैम्डा मल्टीप्लाई में n बन जाएगा। तो आप यहाँ देख रहे हो कि वेग क्या हो जाएगा, आवर्ती गुना में तरंग दैर्घ्य का फॉर्मूला हमारा डिराइव हो गया। अच्छा बच्चों, जो तरंगे हम सुन सकते हैं उसको कौन क्या बोलते हैं, हम श्रव्य तरंग बोलते हैं। और वो कहाँ से कहाँ तक होती है, 16 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होती है। और जो मनुष्य को सुनाई नहीं देती है वो कौन सी तरंग होती है, एक तो 16 हर्ट्ज से कम होती है और 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा होती है। जो 16 हर्ट्ज से कम होती है उनको हम बोलते हैं अश्रव्य तरंगे, और जो 20 हर्ट्ज से ज़्यादा होते हैं उनको क्या बोलते हैं हम लोग, पराश्रव्य तरंगे कहते हैं, ठीक है। और ये जो पराश्रव्य तरंगे है इसका इस्तेमाल कौन करता है, चमगादड़ करता है। उनको दिखाई नहीं देता है, उनको क्या नहीं दिखाई देता है, उनको कुछ नहीं दिखाई देता है। वो सिर्फ अपनी तरंगों के जरिए से अपने शिकारों को पता करते हैं कि इतनी दूरी पे हमारा ये शिकारी है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वायु में ध्वनि का संचरण। संचरण कैसे होता है, आपको पता है कि जो ध्वनि तरंगे हैं, जो हमारी ध्वनि तरंगे हैं वो ठोस और क्या कहते हैं द्रव माध्यम में अनुदैर्घ्य तरंगों के रूप में संचरण करती है। अनुदैर्घ्य तरंग क्या होती है, मान लो कि ये हमारे बहुत सारे कण हैं हवा में, ठीक है। अब ये जो कण हैं, जब हम ध्वनि पैदा होती है तो ध्वनि पैदा होती है तो क्या करता है, ये जो कण हैं ये कहाँ चले जाएंगे, आगे की तरफ विस्थापित हो जाएंगे। जब ये आगे की तरफ विस्थापित हो जाएंगे, जब ये आगे की तरफ विस्थापित हो रहे थे तो कैसे देखेंगे, ये सारे कण जो हैं पास पास आ जाएंगे, ठीक है। और जहां से विस्थापित होके गए थे ये, ठीक है, तो वो जगह क्या हो जाएगी, खाली खाली सी हो जाएगी। फिर क्या होगा, जो दूसरे कण हैं यहाँ से वो कहाँ चले जाएंगे, क्योंकि खाली खाली जगह है तो वहां जाएंगे, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा, संपीड़न हो जाएगा फिर से, क्योंकि आवाज तो जा रही है। फिर ये आगे की तरफ धकेले जाएंगे। तो मतलब क्या होता है कि जो हमारे कण हैं, तो जो हमारे कण हैं जो विस्थापित हो गए हैं तो वहां की जगह कैसी हो जाएगी, खाली खाली हो जाएगी। और जहां से विस्थापित होकर दूसरी जगह जाएंगे तो वहां क्या हो जाएगी, हमारी भीड़ सी हो जाएगी। तो इसलिए यहाँ पे बोला हुआ है संपीड़न। ये कौन सा एरिया है जहाँ पे बहुत सारे कण इकट्ठे हो जाते हैं, संपीड़न। और जहाँ पे
खाली खाली सा है वो क्या हो जाएगा हमारा विरल। ठीक है, जहाँ संपीड़न है वहाँ पे दाब जो है वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हमने उसके अंदर सारे कणों को धकेल दिया है। और जो विरल है वहाँ पे दाब कम है, क्योंकि वहाँ से धकेल के हमने कहीं और डाल दिया है, तो वो जो जगह थी पहली जो थी उनकी कणों की, वो क्या हो गई है हमारी खाली। तो दाब के बदलने की वजह से भी हमारा क्या हुआ है, तरंग का संचरण हुआ है। ठीक है, तो संचरण किस रूप में हुआ है, संपीड़ित अणु दाब की दिशा में विस्थापित होते हैं तथा है जो कि तरंग की दिशा थी, और अणुओं के विस्थापन के कारण वहाँ पे क्या कहा गया, वहाँ पे कमी आ गई, किसकी, दाब की कमी आ गई है, जिसकी वजह से जो वहाँ पे हमारा जो क्या कहते हैं तरंग बना है वो कौन सी तरह की बनेगी, हमारी विरल की तरह बनेगी। ठीक है, ये आ गया समझ। तो संपीड़न और विरल के कारण यहाँ पे क्या है, वायु में ध्वनि का संचरण हो रहा है। अब पहला क्वेश्चन आता है, किस ध्वनि तरंग के श्रृंग एक दूसरे से ज्यादा दूर होते हैं, एक तरंग जिसकी आवृत्ति 100 हर्ट्ज है या एक तरंग जिसकी आवृत्ति 500 हर्ट्ज है। तो देखिए बच्चे, 500 हर्ट्ज मतलब कि एक आवृत्ति की डेफिनेशन क्या थी कि एक सेकंड में कितने हमारे क्या कहते हैं तरंग जाएगी, तो एक सेकंड में एक पॉइंट से कितनी तरंग जा रही है 500, और वहीं पे एक सेकंड में कितनी तरंग जा रही है 100। तो बताइए ध्वनि तरंग के श्रृंग एक दूसरे से ज्यादा दूर कौन से हैं, जिसकी 100 है वो ज्यादा दूर है, तो आंसर क्या है इसका 100 हर्ट्ज है। अगर किसी ध्वनि का वेग 330 किलोमीटर मीटर पर सेकंड हो तो आवर्ती आवर्ती जो दे रखी है वो क्या है 10,000 हर्ट्ज हो, तो उसका तरंग दैर्घ्य क्या होगा। तो हमें पता है वेग जो है, वेग का फॉर्मूला क्या होता है, आवर्ती मतलब तरंग दैर्घ्य मल्टीप्लाई में आवर्ती, जिसको हम बोलते हैं एन। तो यहाँ पे हमें कितना दे रखा है वेग, वेग हमें दे रखा है 330 और लैम्डा की वैल्यू हमें नहीं पता है, क्योंकि लैम्डा हमें निकालना है, तरंग दैर्घ्य निकालना है, और आवर्ती कितनी दे रखी है 1000। तो लैम्डा क्या हो जाएगा हमारा, तो लैम्डा क्या हो जाएगा, लैम्डा हो जाएगा हमारा 330 डिवाइड में 1000, तो ये आपका आंसर होगा। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मनुष्य द्वारा सुनी जाने सकने वाली ध्वनि की आवृत्ति का श्रव्य पर असर क्या है। तो हमने पढ़ा था क्या कि 16 था, 16 हर्ट्ज से कितना 20 किलो हर्ट्ज तक हम ये सुन सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों ये वाली एक्सरसाइज भी आपको अपनी कॉपी में करनी है। अब आता है हमारे विभिन्न प्रकार के तरंगे। तो विभिन्न प्रकार की तरंगे, तो सबसे पहली तरंग जो है मेरी है यांत्रिक, और दूसरी है मेरी विद्युत, जो कि हम अभी तक पढ़ते आ रहे हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगे। जो यांत्रिक तरंगे हैं उसके अंदर हमारा आता है ध्वनि, और विद्युत चुंबकीय हमारी तो जितने भी है, जो हमारी गामा है, एक्सरेज है, और ये अवरक्त किरणें हैं, सूक्ष्म तरंगे हैं, और ये क्या कहते हैं रेडियो तरंगे हैं, ये सारी किस्में, और प्रकाश तरंगे भी हमारी किस्में आते हैं विद्युत चुंबकीय तरंगों में। तो यहाँ पे मैंने कुछ नोट्स बना रखे हैं, उसमें मैंने सिंपल उसमें बताया हुआ है यांत्रिक ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा क्या होते हैं, इनके संचरण के लिए हमें माध्यम की आवश्यकता होती है। इनका वेग माध्यम के गुण धर्म जैसे कि जड़त्व और प्रत्यास्था पर निर्भर करती है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि मान लो ये हमारा कण है, ये कण कितनी आसानी से या कितने मुश्किल से अपनी जगह से विस्थापित होगा, या यही कण जैसे मान लो ये विस्थापित हो गया यहाँ पे आ गया, तो यही कण वापस कितने आराम से और कितने मुश्किल से ये वापस अपने स्थान पे आएगा। जब ये हम इसको हिला रहे थे तो कौन सा था, इसमें जड़त्व था, और जब ये वापस अपने स्थान पे आ रहा था, क्योंकि इलास्टिसिटी क्या होती है कि हम स्ट्रेच करते हैं तो वो वापस अपनी जगह पे आ जाता है, जैसे इलास्टिक अगर हम उसको खींचते हैं, खींच के वो अपनी पोजीशन पे वापस आ जाता है। इसी तरह से ये कण अगर वापस आ रहा है, वो कितनी आसानी से आ रहा है या कितनी मुश्किल से आ रहा है, वो क्या होती है हमारी इलास्टिसिटी, जिसको हम बोलते हैं प्रत्यास्था बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा विद्युत चुंबकीय तरंगे।
ये अवशेषों में त्वरण के परिणाम होता है। इन्हें संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, अतः ये निर्वात में भी संचरण कर सकती है। मतलब क्या है कि अगर मान लो कि अवशेषों की वजह से ही ये क्या आ रहा है, विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं, ठीक है। उनमें जैसे त्वरण है, अगर वो मूवमेंट कर रही हैं, त्वरण है उसका, उसी का परिणाम है किसका, अवशेषों का त्वरणों का परिणाम है। और इनको किसी भी माध्यम की जरूरत नहीं होती, इसीलिए क्या करते हैं ये वैक्यूम में भी, जिसको हम बोलते हैं निर्वात, उसमें भी ये बहुत आराम से संचरण कर सकते हैं। इसके अंदर क्योंकि ये विद्युत चुंबकीय हैं तो इसमें विद्युत भी है और ये चुंबकियों का भी समावेश है इसके अंदर। ये प्रकाश के वेग से गति करती है, मतलब जितना हमारा प्रकाश हमारी पृथ्वी पे आने में समय लगता है उतना ही समय इसको गति करने में ही लगता है, जो कि क्या है 3 × 10⁸ किलोमीटर पर सेकेंड। एक और चीज़ हमने बताया कि ऊपर हमने यांत्रिक तरंग पढ़ी थी, तो ये हम कई बार पढ़ चुके हैं कि जो यांत्रिक तरंगे होती हैं उसका एग्जाम्पल क्या है, ध्वनि तरंग। पर बाकी जो हमारी प्रकाश तरंग है, अवरत करण है, एक्सरे किरण है, सूक्ष्म तरंगे हैं, रेडियो तरंगे हैं, ये सारी क्या है, और गामा तरंग भी क्या है, हमारी विद्युत चुंबकीय तरंग है। अच्छा, यांत्रिक तरंग के जो होती है हमारी, वो अनुप्रस्थ भी हो सकती है और अनुदैर्ध्य भी हो सकती है। अनुप्रस्थ हमने भी बताया था क्या होती है, अनुप्रस्थ में इस तरह से डिस्प्लेसमेंट होती थी जिसको संपीड़ित और क्या बोलते हैं, मतलब वो अनुदैर्ध्य था, ठीक है। अनुप्रस्थ क्या होती है हमारी, अनुप्रस्थ क्या होती है कि हमारी ये है कि ये लंबवत होती है एक दूसरे के इस तरह से, और अनुदैर्ध्य क्या होती है हमारी, इस तरह से डिस्प्लेस करती है यूं, ठीक है। तो यहाँ पे यांत्रिक तरंग जो है वो अनुप्रस्थ भी हो सकती है और अनुदैर्ध्य भी हो सकती है, और विद्युत चुंबकीय तरंग क्या होती है, सिर्फ अनुप्रस्थ होती हैं। क्या होती हैं, अनुप्रस्थ होती है। अनुप्रस्थ तरंगों की हमने भी डेफिनेशन बताई थी, तरंगों और उनके कणों की गति क्या होती है, एक दूसरे के लंबवत होती है। यह सिर्फ तरलों मतलब गैस और द्रवों में ही बनती है। और अनुदैर्ध्य क्या होती है हमारी, अनुदैर्ध्य क्या होती है हमारी, अनुदैर्ध्य लॉन्गिट्यूडनल भी बोलते हैं हम इसको। इसमें क्या होता है, कण की गति एक ही दिशा में होती है। इसमें क्या होता है, तरंग और वह कण की गति क्या होती है, एक ही दिशा में होती है, ठीक है। ये यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल दे रखा है ये वाला, ठीक है, जिसमें विरल भी बता रखा है और संपीड़न भी बताया हुआ, मैंने पहले भी एक्सप्लेन कर दिया है इसको। अच्छा, ये जो हमारा विद्युत वाला जो है संपीड़न और ये तीनों ही उसमें बनाया जा सकता है, ठोस, द्रव और गैस में। और हमने क्या बोला था, यांत्रिक, हमने यहाँ पे क्या बताया था, अनुप्रस्थ जो है वो सिर्फ किस में है, विरलों में बनता है, बल्कि अनुदैर्ध्य तीनों में बनता है, ठोस, द्रव और गैस में। आप यहाँ पे देख भी रहे होंगे कि ये जो हमारा क्या कहते हैं, ये हमारा जो सारणी है, इस सारणी से हमें ये पता चलता है कि जो हमारा ठोस था उसमें ध्वनि की जो वेग था वो सबसे ज़्यादा है, पानी में थोड़ा कम है और हवा में सबसे कम है। तो मतलब क्या है, ठोस में ध्वनि की जो वेग है वो ज़्यादा होती है किससे, फिर आता है हमारा द्रव जिसको हम पानी का नाम दे देते हैं, और फिर सबसे कम किसमें है, हवा। उसके बाद आता है हमारा क्या कहते हैं, विद्युत चुंबकीय विकिरणों के तरंग दैर्ध्य व आवर्ती की परिषद। ये जो हमारी सारणी है इससे हमें देख के ये पता चलता है कि हमारी जो रेडियो तरंगे हैं वो सबसे ज़्यादा हैं, फिर उसके बाद सूक्ष्म तरंगे आती हैं, फिर अवरत तरंगे आती है, दृश्य किरणें आती है, पराबैंगनी किरणें आती है, एक्सरेज किरण आती है, फिर गामा किरण आती है। तो ये जो हमारा स्पेक्ट्रम है वो इस हिसाब से बता रखा है, और हमने भी कॉपी में भी मैंने इसके नोट्स में यही चीज़ डाली है सिर्फ, क्योंकि ये इतना मतलब हमारे पेपर में नहीं आता है, ये इम्पोर्टेंट इतना नहीं है, पर कॉम्पिटिटिव लेवल में ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आज के लिए इतना ही बहुत है। होप करती हूँ आपको समझ आ गया होगा, और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें।